हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस नए लेक्चर में हम क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 है आपका खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो बेसिकली खान पान व्यवस्था से संबंधित है और इसमें मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये नया है। इसमें जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप पहले परिचित हैं। बस आप इस चैप्टर में उस चीज़ के एक टर्म मतलब उस किस प्रकार से वो काम करती है और जो भी चीज़ें आपने आज तक देखी है उनको किस नाम से हम बुलाते हैं, ये इस बारे में आप जान पाएंगे इस चैप्टर में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन शाह स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग समय से उन वीडियोस को देख सकें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने चैप्टर्स की ओर देख लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की बात करें तो टॉपिक्स में हम आज 4 टॉपिक को करेंगे कुल, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है वो बेसिकली इन टॉपिक्स पर ही डिपेंडेंट है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका कैटरिंग, यानी कि आज हम इस चैप्टर में कैटरिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कैटरिंग के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भोजन सेवा प्रणाली। उसके बाद हम जानेंगे भोजन सेवा प्रणाली के प्रकार, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम जानेंगे कार्य क्षेत्र, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इस क्षेत्र में रुचि रखता है तो किस प्रकार से अपना करियर इस फील्ड में बना सकता है। उसके बाद करियर बनाने के बाद वो किन किन क्षेत्रों में वो कार्य कर सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो मैं कवर करने वाली हूँ आज। सबसे पहले अगर हम बात करें कैटरिंग की, तो हमारा पहला टॉपिक है कैटरिंग। कैटरिंग का मतलब होता है खान पान व्यवस्था। ठीक है, तो खान पान व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, एक बार हम उसको समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न कारणों से घर के बाहर आते जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है तो उसे खाने पीने के साधनों की आवश्यकता होती है और उसको उन साधनों पर निर्भर भी रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हम अपना लंच लेके जाते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, उसके बाद भी हम कैंटीन में जो चीज़ें हैं लाइक कॉफ़ी, चाय या जूस वगैरह पे निर्भर रहते हैं। तो उसी प्रकार से मतलब ऐसी सभी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो खान पान व्यवस्थाएं होती हैं अर्थात कैटरिंग, जो उद्योग द्वारा प्रदान की जाती हैं उसे हम कैटरिंग व्यवस्था करते हैं। यानी कि जो उद्योग द्वारा कोई भी उद्योग हो सकता है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, या कोई किसी प्रकार का कोई कुछ भी खान पान से संबंधित हो सकता है। तो खान पान व्यवस्था अर्थात कैटरिंग जो उद्योग सेवा हमें प्रदान करते हैं उन्हें हम कैटरिंग व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें खान पान व्यवस्था की, यानी कि जो भोजन सेवा है, उनको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है परंपरा और संस्कृति। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें परंपरा और संस्कृति, अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो भोजन को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम काफ़ी समय से मतलब हम अगर देखा जाए तो हम अपने परंपरा और संस्कृति के अनुसार ही हम भोजन करते हैं और भोजन करना पसंद भी करते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, अब ऐसा तो नहीं कि कोई अपनी संस्कृति से बढ़कर किसी भोजन को प्रेफरेंस दे, नहीं। जो परंपरा और जो संस्कृति में हम जिस भोजन को अलाउ किया गया है उसी भोजन को हम कई समय से करते आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर देश का अपना पारंपरिक और सांस्कृतिक इतिहास होता है। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के पारंपरिक भोज्य पदार्थ उसी संस्कृति का भाग होते हैं। बिल्कुल, हर देश का अपना एक पारंपरिक और सांस्कृतिक इतिहास होता है और विभिन्न प्रकार के जो पारंपरिक भोज्य पदार्थ होते हैं वो उसी भाग का उसी संस्कृति का एक पार्ट होते हैं। खाद्य सेवाओं का प्रारूप और भोज्य पदार्थों और पकवानों का संरक्षण प्रांतीय, जातीय और राजकीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो खाद्य सेवाएं होती हैं उनका जो प्रारूप होता है या जो भोज्य पदार्थ होते हैं या पकवान जो होते हैं, मतलब जो भी डिशेस होती हैं, उनका जो संरक्षण यानी कि किस प्रकार से उनका रखरखाव करना है, किस प्रकार से उनका संरक्षण करना है। जो संरक्षण होता है वो प्रांतीय,
जातीय, राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि आपने देखा होगा ना, कई ऐसे फैमिलीज़ होती हैं या हम देख सकते हैं कुछ ऐसी संस्कृति भी होती है जिसमें कुछ फूड को बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम बात करें नॉन वेज, जो बेसिकली हम देख सकते हैं मुख्य तौर पर, तो नॉन वेज और जो वेज फूड होता है वो कुछ ऐसे कल्चर्स भी होते हैं जिसमें अलाउ नहीं किया जाता उस चीज़ को लेना, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, कुछ ऐसे परंपराएं होते हैं जिसमें एक अगर देखा जाए तो वो जो होता है वो एक मुख्य रूप में काम करता है। जैसे अगर हम बात करें मछली की, तो जो मछली होती है एक फूड के तौर पर ही हम उसका उपयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो नॉर्थ इंडिया में मछली का उपयोग पूजा वगैरह में नहीं करते, वहीं अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि वहाँ जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी धार्मिक बोल सकते हैं, जितने भी वो होते हैं, उन सब में मछली को एक मुख्य तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो परंपरा और संस्कृति है वो भी हमारे भोजन, जो हमारे जो भोजन सेवाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। सेकेंड पॉइंट है धार्मिक प्रथाएं। भारत विश्व भर में आध्यात्मिक देश माना जाता है। यहाँ अनेकों धर्म प्रथाएं, उनसे जुड़े मान्यताएं प्रचलित हैं। बिल्कुल, जो भारत है वो विश्व में आध्यात्मिक देश माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में कितने सारे धर्म और कितने सारे जातियों के लोग रहते हैं जो किसी ना किसी धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, और उनसे जुड़ी उनकी मान्यताएं भी हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे फूड होते हैं या ऐसे कुछ व्यंजन होते हैं जो नहीं अलाउ हैं। वहीं अगर हम दूसरे रिलीजन की बात करें तो उसमें वो अलाउ होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वो किससे जुड़े हैं, वो हमारी धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हैं, इसीलिए जिनका कुछ व्रत, उपवास और धार्मिक उत्सवों के दिनों में कड़ाई से पालन किया जाता है। अगर हम बात करें उदाहरण, नवरात्र में आप सभी जानते हैं कि नवरात्र एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस समय उनको पता होता है कि मोस्टली जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड को नहीं लेते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं, वो बेशक वो नवरात्रों से पहले, नवरात्रों के बाद के जो दिन हैं उसमें तो वो लोग रखते हैं, लेकिन जब नवरात्र आती है तो उस समय क्या करते हैं वो लोग, वो अपना जो मेन्यू होता है उसको चेंज कर देते हैं और कैसा भोजन रखते हैं, वो सात्विक भोजन विक्रय करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उस क्षेत्र की, मतलब उस कल्चर की, एक तो वो जो त्यौहार है उसकी रौनक बढ़ती है, साथ ही साथ उस समय जो सात्विक भोजन लोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये भोजन है उसको भी एक प्रेफरेंस के रूप में प्रेफरेंस प्राप्त होती है। बात करिए अगर हम थर्ड पॉइंट की, तो जो तीसरा है वो है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक का मतलब होता है कि आज का युवा वर्ग आर्थिक रूप से काफ़ी स्वतंत्र हो चुका है। इन आर्थिक स्वतंत्रता के कारण ही और पारंपरिक परिवारों की रूढ़िवादी मान्यताओं में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर और रेस्टोरेंट में खाना खाने का चलन बढ़ गया है। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि आपने देखा भी होगा, अगर हम बात करें तो आज के समय में हम कुछ भी होता है ना, हम डायरेक्टली, अगर मान लो अगर हमारा खाना बनाने का मन नहीं है, या हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, या कुछ उत्सव हम कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि क्या होता है ना, ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो बाहर जाके कर सकता है, परंतु आज के समय में तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। आज अगर आपको कुछ भी पसंद है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू आप कोई भी डिश ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आप इंडिया में बैठ के किसी भी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएस हो, किसी भी देश की डिश को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो किसके कारण है ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण ये पॉसिबल हो पाया, और प्रौद्योगिकी जो विकास है उसके कारण पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा आजकल लोग छोटे छोटे उत्सव मनाने के लिए भी कैटरिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि आज कुछ भी हमें, अगर कुछ छोटे छोटे उत्सव लाइक कुछ भी, अगर कोई घर में भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम क्या करते हैं, कैटरिंग सेवाओं को, कैटरिंग जो सेवाएं हैं उनका उपयोग करने लगते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है, जैसे आप शादी वगैरह, ये तो बहुत बड़ा एक वो होता है फेस्टिवल की तरह ही, लेकिन आपने देखा होगा इस समय भी हमें खान पान व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, उनके लिए खान पान की व्यवस्था करना
ज़रूरी होता है। और हमने अभी जाना कि जो खान पान व्यवस्था होती है उसे ही हम कैटरिंग कहते हैं। तो आजकल छोटे छोटे उत्सव मनाने के लिए भी हम कैटरिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं और इससे भी खाद्य सेवाओं की मांग और स्तर में वृद्धि हुई है। इससे भी क्या हुआ है, जो खाद्य सेवाएं हैं उनकी मांग में और स्तर में वृद्धि हुई है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो वैश्वीकरण तो एक मुख्य फैक्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर आज हम किसी भी दूसरे देश की डिश अगर अपने देश में हम इंजॉय कर पा रहे हैं, उसको ऑर्डर कर पा रहे हैं, उसका लाभ ले पा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है, वैश्वीकरण। भारतीय पकवान आज विश्व के किसी भी हिस्से में आसानी से उपलब्ध हैं। मान लीजिए अगर आप कहीं आपको या आप कहीं किसी भी देश के किसी भी पार्ट में हो, या आप इंडिया में ही क्यों ना हो, अगर आपको किसी फॉरेन डिश या किसी जो इंटरनेशनल फूड है उसको अगर आप खाना चाहते हैं, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको ऑर्डर करके उन फूड को ऑर्डर कर लेना है, ऑर्डर देकर। तो इससे क्या पॉसिबल हो पाया है, जो वैश्वीकरण है इसने हमें तो बहुत सारे जो चॉइसेस हैं दी हैं, ऑप्शंस दिए हैं, साथ ही साथ जो भारत के बाहर जो लोग हैं अगर वो भी भारतीय पकवान को अत्यधिक पसंद करते हैं तो उनको भी आसानी से ये जो पकवान है उपलब्ध हो सकते हैं। यही कारण है कि विश्व में लगभग सभी प्रमुख देशों के पारंपरिक पकवान जैसे पास्ता, मैक्रोनी, मंचूरियन इत्यादि आज सभी सेवाएं अपने मेन्यू में उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में, किसी भी, अगर आप चाउमीन की बात करें, नूडल्स की लाइक, या फिर मंचूरियन की, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भारत का नहीं है, ये इंडोनेशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये यहाँ के फूड है। अगर हम बात करें फ्रेंच फ्राइज़ की, बर्गर की, तो ये भी नहीं है, ये भी यूरोप से आए हैं। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया? आज अगर हम किसी देश के खाद्य पदार्थ या पकवानों को एंजॉय कर पा रहे हैं, उनका लाभ उठा पा रहे हैं, तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है? वैश्वीकरण के कारण। यानी कि हमारे जो पकवान है वो देश के विश्व के हर कोने में हैं और उन देशों के जो प्रसिद्ध जो फूड हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये केवल और केवल वैश्वीकरण के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रौद्योगिकी विकास ने भी फूड जो सेवाएं हैं उनको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अगर हम आज बात करें तो आप सभी जानते हैं जोमेटो और स्विगी ऐसे वो हैं कि अगर आप इनको ऑर्डर देते हैं, आप चाहे वो इंडियन डिश हो चाहे वो फॉरेन डिश हो, वो आपको 6 to 4 आवर्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाया है कि आप घर बैठे किसी फॉरेन डिश को एंजॉय कर सकते हैं। और केवल कई बार तो कम टाइम लगता है, लेकिन अगर देखा जाए अप्रॉक्स तो 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो इतने कम टाइम में आप किसी फॉरेन डिश को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। तो ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है? प्रौद्योगिकी विकास के कारण। आजकल बहुत ही ऐसी कंपनियां हैं जो जैसे स्विगी, जोमेटो आदि अपने ग्राहकों से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर 24 आवर्स में किसी भी समय विभिन्न प्रांतीय या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों जो हैं उनको उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, अगर आज आप स्विगी को कोई ऑर्डर देते हैं, चाहे वो इंडियन डिश हो या फॉरेन डिश हो या प्रांतीय डिश ही क्यों ना हो, वो आपको कुछ ही समय में उन डिश को प्रोवाइड कराने का जिम्मा लेती है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा कैटरिंग के प्रकार। अब आप सभी जानते हैं कैटरिंग के प्रकार से मतलब है कि आप होटल में भी कई बार खाना खाते हैं, और अगर आप स्कूल में या किसी फैक्ट्री में, मतलब किसी उद्योग में जाएं, तो वहाँ पर भी आपको खाद्य वस्तुएं मिलती हैं। तो इसी प्रकार से मतलब जो कैटरिंग होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार हैं, उसके 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ कल्याणकारी कैटरिंग सेवाएं। मतलब एक कौन सी, अब आप लोग देखें, अगर जो मतलब आप नॉर्मली आप देखिए कि जो चीज़ें आपको एक स्कूल में, जैसे आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कैटरिंग सेवा यानी कि खान पान व्यवस्था जो है उपलब्ध कराती है। वहाँ के हो सकता है मज़दूर हो गए हैं या किसी स्कूल के या किसी संस्था के बच्चों को। तो वहीं कुछ होटल ऐसे होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम खुद जाके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। और लेकिन जो कल्याणकारी जो कैटरिंग सेवाएं हैं वो हमें मुफ्त में या फिर कम रेट में, या हमारे जो अफोर्डेबल जो रेट है उसमें हमें खाद्य वस्तुएं जो हैं वो प्रोवाइड कराती हैं।
तो इसी प्रकार से कैटरिंग के दो प्रकार हैं। फर्स्ट है कल्याणकारी कैटरिंग सेवाएं। अब आप कल्याणकारी से ही समझ सकते हैं, मतलब ऐसी कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं का तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य परोपकार अथवा सामाजिक कल्याण के लिए कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। यानी कि उनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए और परोपकार के लिए। अगर मान लीजिए अब एक जगह आप होटल में खाना खाते हैं, वहीं दूसरी जगह अगर आप किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में खाना खाते हैं, तो दोनों में आपको अंतर मिलेगा। फर्स्ट इज़ कि अगर आप उस जगह पे आप भोजन करते हैं तो उनका जो भाव होगा वो कैसा, वो कल्याण के माध्यम, मतलब उनके मन में परोपकार और कल्याण की भावना होगी। वहीं आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में अगर खाना खाते हैं तो वो आपको फूड सर्विस तो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आपसे लाभ कमाना। लेकिन एक बात याद रखिए, जो कल्याणकारी कैटरिंग सेवाएं होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जैसे अगर आप बात करें किसी उद्योग में, किसी धार्मिक स्थलों पर जो भोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो कल्याणकारी सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। कैटरिंग सेवाओं के उदाहरण कार्यस्थल पर कर्मचारियों को भोजन कराना, विद्यालयों में बच्चों को सरकार द्वारा चलाए गए पूर्व भोजन कार्यक्रमों में बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को, और अस्पताल में रोगियों को भोजन कराना है। यानी कि अगर हम बात करें कैटरिंग सेवाओं के उदाहरण की, तो जो कैटरिंग सेवाएं होती हैं वो कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं? सबसे पहला है कर्मचारियों को, सेकंड विद्यालय में बच्चों को, दूसरा सरकार द्वारा चलाए जा रहे पूर्व जो भोजन कार्यक्रम है उसमें बच्चों, माताओं और बुजुर्गों को भोजन प्रोवाइड कराना, एंड लास्ट इज़ अस्पताल में जो रोगी होते हैं उनको भोजन कराना। अगर आप बात करें तो अस्पताल में या फिर विद्यालय में जो आपको भोजन प्रोवाइड कराया जाता है उसके लिए आपको कुछ पे करना नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो कुछ पे नहीं करना पड़ता, और आपको एक मतलब देखा जाए तो वो ऐसे संस्था द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है जिनके मन में परोपकार की और सामाजिक कल्याण की भावना होती है। सेकंड की अगर हम बात करें, आप देख भी सकते हैं उद्योगों में अपने कर्मचारियों के लिए निःशुल्क या लागत मूल्य पर खान पान व्यवस्था उपलब्ध कराना एक प्रकार की कल्याणकारी भोजन सेवा है। नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं। अब आपको समझ में आ गया होगा व्यावसायिक यानी कि जिनका काम है जो आपको फूड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी, साथ ही साथ वो आपसे क्या करेंगी, वो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप उनको धन दें। मतलब अगर आप कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में अगर कुछ आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आपको पूरी फूड सर्विस दी जाती है, उसके बदले आप क्या पे करते हैं? उनको पैसे। आप उनसे फूड ले रहे हैं, बदले में आप उनको पैसे पे कर रहे हैं। जबकि आपने पढ़ा था कल्याणकारी में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपको या तो कम रेट में फूड प्रोवाइड कराया जाता है या फिर आपको मुफ्त में जो फूड सर्विस है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम अब अगली बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं, कि कैटरिंग का सेकेंड पार्ट है। व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं का तात्पर्य उन कंपनियों से या फिर उन सेवाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों के निर्माण और विक्रय द्वारा लाभ कमाना। बिल्कुल, अगर हम बात करें व्यावसायिक कैटरिंग की, तो व्यावसायिक कैटरिंग सेवाओं का तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य सामग्री और पेय जो पदार्थ हैं उनका निर्माण करना और विक्रय द्वारा लाभ कमाना है। जैसे कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो वो खाद्य पदार्थ या जो पेय पदार्थ है वो निर्मित करते हैं, निर्मित करने के पश्चात वो आप उसको विक्रय करते हैं। तो क्या होता है, जब वो निर्मित करते हैं उसको फिर वो जब किसी कस्टमर को विक्रय करते हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि मैंने आपको भी बताया था कि वो आपको फूड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और आप उन्हें उसके बदले पैसे पे करेंगे। तो जो ऐसी जो सेवाएं होती हैं, जो व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं होती हैं, उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना होता है। इस प्रकार की सेवाएं और प्रतिष्ठान सामान्य लोगों को स्वयं निर्धारित दामों पर खाद्य पेय पदार्थों के विक्रय द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप किसी होटल में किसी खाद्य पदार्थ या किसी पेय जो पदार्थ होते हैं अगर आप उनको खरीदते हैं
तो वो आप अपने रेट पर नहीं खरीद सकते हैं। ये उनका जो रेट, मतलब जो रेट, जो मूल्य उन्होंने निर्धारित किया होगा, आपको उसी मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि जो व्यावसायिक कैटरिंग जो सेवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्वयं निर्धारित जो दाम होते हैं उन पर खाद्य और पेय जो पदार्थ होते हैं उनको विक्रय करके लाभ कमाती हैं। व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड की दुकानें, अन्य व्यावसायिक भोजन सेवा जो प्रबंधन है वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। आप देख सकते हैं होटल में अगर आपको फूड सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, आप कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले उसका निर्माण किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है, देन फिर आपको वो सर्व किया जाता है, आप उसके बदले में पे करते हैं। तो रेस्टोरेंट और फूड में जो आप याद रखिएगा, जो कैटरिंग सेवाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, व्यावसायिक कैटरिंग सेवाएं। और जो स्कूल में, उद्योगों में या फिर किसी धार्मिक स्थानों पर चलाई जाने वाली जो कैटरिंग सेवाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कल्याणकारी कैटरिंग सेवाएं। तो आई होप तो आप लोग दोनों में अंतर समझ चुके हैं एंड दोनों में आपको पता चल चुका है कि किस प्रकार से ये दोनों जो है वो काम करते हैं। तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहीं बाहर जाएं तो आप इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन से संबंधित कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। संकल्पना का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आप सभी देखते हैं कि भोजन से संबंधित या खान पान से संबंधित ना कुछ ऐसी संकल्पनाएं होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कैटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि खान पान यानी कि कैटरिंग से संबंधित या फिर भोजन सेवा प्रबंधन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि भोजन सेवा उद्योग लाइक फूड सर्विस इंडस्ट्री एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, फूड सर्विसेज, मेन्यू। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो किसके अंतर्गत आते हैं, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन से संबंधित। तो जिसमें आपका पहला है भोजन उद्योग। भोजन उद्योग की अगर हम बात करें तो जिसे हम इंग्लिश में फूड सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसी फूड सर्विस इंडस्ट्री भी होती है जो केवल और केवल फूड सर्विसेज पर आधारित होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत ऐसे स्थानों और संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को किसी भी प्रकार का जो भोजन होता है उसको घर की चार दीवारी से बाहर बनाते हैं। यानी कि भोजन सेवा उद्योग जो है वो एक ऐसे संस्थान होते हैं, ऐसी कंपनी होती हैं जो क्या होते हैं, जो घर की चार दीवारी जो है उनसे बाहर भोजन बनाते हैं। ये कोई होटल भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, या फिर किसी विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के उद्योग या फिर दफ्तर इत्यादि की कैंटीन भी हो सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि चार दीवारी मतलब जो घर के अलावा कहीं भी जो भी खाद्य वस्तु तैयार की जाती है वो सारी की सारी फूड सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसमें आप देखते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और विश्वविद्यालय मतलब स्कूल, कॉलेजेस, और इसमें जो कैंटीन होती हैं, जो ऑफिस में जो कैंटीन होती हैं वो सारा इसी का एक पार्ट है, क्योंकि इसमें जो खाद्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं वो उसी स्थान पे तैयार की जाती है, ना कि घर की चार दीवारी में। तो याद रखिएगा कि चार दीवारी से बाहर बनाई जाने वाली जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिसमें आपका होटल, रेस्टोरेंट और विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय की कैंटीन शामिल है, वे सभी भोजन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जहाँ जो भोजन होता है वो एक उद्योग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आप देखेंगे होटल, रेस्टोरेंट में उनका जो मेन वो होता है, उनका जो अर्निंग होती है वो फूड के माध्यम से होती है। तो वो फूड को क्या करते हैं, फूड एक इंडस्ट्री के रूप में वो तब्दील कर दिया है उन्होंने, एंड वो फूड को सेल करके ही अपनी जो इनकम है उसको जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भोजन सेवा। भोजन सेवा यानी कि फूड सर्विस। अब आप सभी जानते हैं कि फूड सर्विस का मतलब होता है कि भोजन सेवा खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और तैयार खाद्य पदार्थों को परोसने का काम करना ही फूड सर्विस है। यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कैंटीन में जाते हैं, अगर आप वहाँ कुछ
ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले उस पदार्थ को बनाते हैं एंड फिर उस पदार्थ को बनाने के बाद आप तक वो पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद क्या होता है, कई बार आपको तुमने देखा कुछ होटल ऐसे भी होते हैं जिसमें वो खुद ही सर्व करते हैं। तो ये सारी जो सेवाएं होती है उन्हें हम भोजन सेवा यानी कि फूड सर्विस कहते हैं। तो इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मेन्यू। अब आप मेन्यू से तो परिचित हैं। मेन्यू का मतलब होता है, मेन्यू यानी कि जिसमें सभी व्यंजनों की सूची हो। जैसे किसी भी होटल में, किसी रेस्टोरेंट पे क्या क्या व्यंजन उपलब्ध हैं, किन किन व्यंजनों को वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कस्टमर को कौन कौन से व्यंजन वो प्रोवाइड कराते हैं, उस सब का एक लिस्ट होती है, उसे हम मेन्यू बोलते हैं। व्यंजन सूची अर्थात मेन्यू का तात्पर्य किसी भोजन सेवा इकाई, विभाग, संगठन में उपलब्ध व्यंजनों की सूची से है। मैंने आपको बताया कि किसी भी विभाग में, संगठन में या इकाई में जो उपलब्ध भोजन होते हैं उनकी सूची को हम मेन्यू कहते हैं। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आप डायरेक्टली तो उनसे नहीं पूछते किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट पे या किसी भी संगठन में कि आपके यहाँ ये अवेलेबल होगा या नहीं। आप उनके मेन्यू में देखते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है और हो सकता है कि उनके मेन्यू में वो नहीं है, तो आप उस चीज़ को मेन्यू के माध्यम से समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इनकी जो व्यंजन की सूची है उसमें ये खाद्य वस्तु शामिल नहीं है, तो आप उस वस्तु को ऑर्डर नहीं करेंगे। कैटरिंग में व्यंजन सूची अर्थात मेन्यू बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियां मुख्य रूप से उस इकाई की व्यंजन सूची पर ही निर्भर करती हैं। आप सभी जानते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अगर आप मान लीजिए पिज़्ज़ा हट में जाते हैं, डोमिनोज़ में जाते हैं, तो आप उनके मेन्यू से परिचित हैं। आपको पता है कि उनके मेन्यू में पिज़्ज़ा तो होगा ही होगा, इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड जो वो है वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो इसी प्रकार से जो भोजन सेवा इकाई में सभी गतिविधियाँ जो होती हैं वो मुख्य रूप से उस इकाई की व्यंजन सूची पर निर्भर करती हैं, क्योंकि व्यंजन सूची के आधार पर ही आवश्यक सामग्री, उपकरणों के प्रकार और संख्या एंड कर्मचारियों की निपुणता और उनकी नियुक्ति की संख्या निर्भर करती है। मान लीजिए कुछ आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी नहीं बना पाते हैं। अगर हम बात करें पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा बात अगर पहले इटली का था एंड फिर आपने देखा कि वैश्वीकरण से बहुत सारी चीज़ें भारत में आई, तो फूड भी इस तरीके से जो है वो एक वैश्वीकरण के माध्यम से हम आज उसको उपयोग करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं खाद्य वस्तु की जिसको बनाने के लिए सामग्री, उपकरणों के प्रकार और संख्या और कर्मचारियों की जो निपुणता होती है वो उस पर निर्भर करती है। तो मेन्यू जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैटरिंग में, इस चीज़ को आप याद रखिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है भोजन सेवा प्रणाली। अगर आप भोजन सेवा प्रणाली की बात करें तो भोजन सेवा की जो प्रणाली है वो कुल 4 प्रकार की है। फर्स्ट है आपकी परंपरागत भोजन प्रणाली यानी कि कॉन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम, एंड सेकेंड इज कॉमर्शियल भोजन सेवा प्रणाली, कॉमर्शियल फूड सर्विस सिस्टम। थर्ड इज रेडी प्रिपेयर फूड सर्विस सिस्टम, यानी कि आप ना इनके नाम से ही इनके अर्थ को और इनके कार्य को समझ पा रहे हैं। जैसे तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, उसके बाद असेंबली सर्विस सिस्टम। तो इस प्रकार की कुछ 4 प्रणाली हैं जिन्हें हम भोजन प्रणाली के नाम से जानते हैं, जिसमें आपकी पहली जो प्रणाली है वो है भोजन सेवा प्रणाली। तो उसमें जो पहली आती है वो है परंपरागत भोजन प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार की जो भोजन प्रणाली है उसमें भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहां उसे परोसा जाना है। परंपरागत भोजन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो भोजन प्रणाली है इसमें जो भोजन तैयार किया जाता है वो उसी स्थान पर तैयार किया जाता है जहां उसे परोसना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में या फिर छात्रावासों के भोजन कक्षों के लिए या फिर कैफेटेरिया जो होते हैं, ऐसे जगहों पे क्या होता है जितने भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो उसी स्थान पर निर्मित किए जाते हैं जहाँ पे उसको परोसा जाना है। तो याद रखिए, जहाँ पे भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहाँ उसे परोसा जाना है, उसे हम परंपरागत भोजन प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कॉमर्शियल भोजन प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो भोजन प्रणाली है इसमें भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है और परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारित कर दिया जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो भोजन है वो एक सेंटर पे तैयार होगा,
ठीक है, परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए उसे अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं जैसे मैकडॉनल्ड, कॉफ़ी डे और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वरिस्ता। इन स्थानों पे क्या होता है, एक केंद्र पर भोजन को तैयार तो कर लिया जाता है, उसके बाद जैसे अलग अलग ब्रांचेस हो गए हैं या फिर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन से क्षेत्रों में इसको बांटने के लिए या फिर इसको सर्व करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसे हम कॉमिसरी भोजन प्रणाली के नाम से जानते हैं। फिर हमारी आती है थर्ड प्रणाली। थर्ड जो प्रणाली होती है वो है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, यानी कि रेडी प्रिपेयर फूड सर्विस सिस्टम्स। इस प्रकार की जो भोजन सेवा प्रणाली होती है उसमें खाद्य पदार्थों को परोसने के समय, यानी कि जब खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परोसने के समय से पहले, बहुत पहले ही बनाकर रख लिया जाता है और जब तक उपयोग में नहीं आता तब तक उन्हें फ्रोज़न रखा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस में कि भोजन काफ़ी समय पहले ही तैयार करके रख लिया जाएगा। मान लीजिए अगर 1 बजे लंच होता है किसी भी किसी भी ऑफिस का या किसी भी उद्योग का, तो वो लोग सुबह ही फूड जो है वो प्रिपेयर करके रख लेंगे, ठीक है, रेडी प्रिपेयर कर लेंगे। एंड उसके बाद जो टाइम होगा, मतलब उन्होंने तैयार कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं उसको वो फ्रोज़न कर देते हैं, यानी कि हिम शिथित रख कर देते हैं ताकि जो फूड है वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं जैसे हिम शिथित पराठे होते हैं, समोसे, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज़। आजकल के अगर आप समय में देखें तो ऐसा बहुत सारा खाना आ चुका है, जैसे लाइक रेडी टू ईट हो गया है या फिर बहुत सारे ऐसे फ्रोज़न चीज़ें हो गए हैं जिसे आप फ्रिज में आप फ्रोज़ कर देंगे। उसके बाद जब भी आपको उनका यूज़ करना है आप निकालिए एंड उनको डायरेक्टली आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भोजन सेवा प्रणाली है उसे हम तैयार भोजन संबंधी भोजन सेवा प्रणाली कहते हैं। उसके बाद आपकी लास्ट जो भोजन सेवा प्रणाली है वो है संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली, असेंबली सर्विस सिस्टम। इस प्रकार की भोजन सेवा प्रणाली में पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ निर्माता से खरीद लिया जाता है और परोसे जाने वाले स्थान पर परिपक्वन, पिघलाना और पुनः गर्म करके जैसे अंतिम प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब क्या होता है जो ये प्रणाली है, यानी कि जो असेंबली सर्विस फूड है सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें किसी स्थान पर, मतलब एक व्यक्ति से या किसी भी कंपनी से जो भोजन है, जो तैयार खाद्य पदार्थ है वो निर्माता से खरीद लिया जाता है और फिर उसे परोसे जाने वाले स्थान पर गर्म करके और परिपक्वन करके अंतिम प्रक्रियाएं देके उसको सर्व किया जाता है, यानी उसे परोसा जाता है। तो आप इसके अंतर्गत याद रखिए, मतलब जहाँ पे तैयार हो रहा है उस स्थान से खरीद लिया जाता है और ऐसी जगह पे उसको गर्म करके पिघला कर, मतलब अगर कुछ ऐसा वो है सॉलिड में है या फिर परिपक्वन के द्वारा उसको गर्म कर लिया जाता है एंड उसको फिर उस स्थान के जो लोग हैं उनको सर्व किया जाता है। इसके अंतर्गत आप गोलगप्पे या फिर भेल पूरी वगैरह जो चीज़, मतलब ये जो फूड हो गए हैं ये शामिल है, क्योंकि आपने देखा होगा इनको तैयार तो किसी स्थान पे किया जाता है, एक अलग स्थान पे, फिर इनको मतलब इनको सेल करने के लिए एक दूसरे स्थान पर हम इसको सेल करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, कभी आपने किसी को गोलगप्पे भेल पूरी का जो मटेरियल होता है उसको रेडी करते नहीं देखा होगा। वो बेसिकली क्या, जो मेन चीज़ होती है उसको रेडी करते हैं एंड फिर जहाँ उनको अपनी शॉप लगानी है उस स्थान पे जाके वो उसको सेल करते हैं। तो असेंबली जो सेवा प्रणाली है उसमें आपको याद रखना है कि निर्माता से जो तैयार खाद्य पदार्थ होते हैं उससे खरीद लिया जाता है और परोसे जाने वाले स्थान पर उसको गर्म करके उसको सेल किया जाता है। तो ये कुछ हमारी 4 प्रणाली हो गई हैं जिनको हमने समझ लिया है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं उनको। सबसे पहली जो हमारी प्रणाली थी वो थी परंपरागत भोजन सेवा प्रणाली, सेकेंड इज़ कमिश्नरी भोजन सेवा प्रणाली, थर्ड इज़ तैयार भोजन सेवा प्रणाली एंड फोर्थ एंड लास्ट इज़ संयोजन सेवा प्रणाली। अगर हम बात करें इसके कार्य क्षेत्र की, यानी अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है तो वो किस प्रकार से अपना करियर इसमें बना सकता है। तो अगर कोई बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है, वो काम करता है, तो सबसे पहले उसके लिए जो उसका जो फर्स्ट स्कोप रहेगा
वो 5 और 7 स्टार होटल में वो इजीली काम कर सकता है, अगर उसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी। क्योंकि ये सारा जो अगर ये काम है वो एक तरीके से होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, और इसमें अगर आप फूड सर्विस से संबंधित चीज़ों को समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से उनकी नॉलेज होती है, आपको पता होता है किस प्रकार से किस टाइम पे क्या काम करना है, तो आप एक अच्छे स्थान पर काम कर सकते हैं। सेकंड इज़ विदेशी होटल रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं आप, और अगर आपको इतना कुछ पता होगा तो आप एक अपना होटल भी इजीली खोल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी में खाद्य पदार्थ से संबंधित पदों पर कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जहां पर खाद्य पदार्थ से संबंधित वर्करों की नियुक्ति की जाती है, तो आप उन स्थानों पर भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, और मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान भाषा में इसको समझा सकूं, और मैंने इसमें मेन टॉपिक ही रखे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अगर समझ में आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।